हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड फिजिक्स अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है इस चैप्टर के पार्ट 7 वीडियो। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें पार्ट 6 वीडियो में हम लोग ने अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में देखे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे उत्तल दर्पण से हम किस तरीके से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। कौन कौन से 2 कंडीशन होते हैं? फर्स्ट कंडीशन ये होते हैं कि जब हम वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब हम वस्तु को सिर्फ और सिर्फ अनंत पर रखेंगे तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब आभासी होगा कि काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ओके, तो चलिए हम आज देखने वाले हैं उत्तल दर्पण का फर्स्ट कंडीशन। वो उत्तल दर्पण का फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, अर्थात हमें वस्तु को कहाँ रखना है? ध्रुव, जिसे हम पी से सूचित करते हैं, और जिसे ये है अनंत, अर्थात जहाँ पे अनंत होगा और ध्रुव होगा, ये दोनों के बीच में हमें वस्तु को रखना है। और दर्पण कौन सा है? दर्पण उत्तल दर्पण है। तो आपको तो पता ही होगा कि उत्तल दर्पण हम किस प्रकार के बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे एक उत्तल दर्पण, जिसके लिए मैं एक स्केल ली हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक उत्तल दर्पण। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। अब इसमें हमें बनाना है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो चमकीला होता है, और जो अंदर की सतह होता है वो रंगा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बना लेती हूँ उत्तल दर्पण, छोटा सा। देखिए अब इसका उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है? वो ये परावर्तक सतह चमकीला होता है, और ये जो अंदर की सतह है ये अंदर की सतह मतलब दैट मीन कि ये रंगा हुआ होता है। तो मैंने इसको कर दूंगी, इसको पेंट कर दूंगी, अर्थात पॉलिश कर दूंगी। जो भाग अंदर की और जो भाग धसा हुआ है वो भाग को मैंने पॉलिश कर दूंगी। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने रखी P, जिसे हम बोलते हैं ध्रुव, और ये रही हमारी F और ये रही हमारी C। जितना दूरी P से F तक की है उतना ही दूरी F से C तक के भी है। अब देखिए हमारा जो वस्तु रखना है वो कहाँ पे रखना है? ध्रुव तथा अनंत के बीच रखना है। तो ये हुई ध्रुव और ये हुई अनंत। तो वस्तु हमें यहाँ पे रखना होगा, ये ध्रुव और अनंत। तो इस दोनों के बीच में हमें यहाँ पे वस्तु रख देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक वस्तु रख दी इस तरीके से, और फिर अब मैं लाऊंगी एक आपतित किरण। आपको पता होगा कि 2 किरण जब मिलती है तब हमारा प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब परावर्तित होकर जाती है तो वो जो 2 किरण मिलती है तब हमारा प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है। तो मैं एक लाऊंगी आपतित किरण। वो आपतित किरण हम किसके दिशा में? प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लाती हूँ। देखिए इस यहाँ पे मैंने रखी स्केल को और इस तरीके से आपतित किरण लाई। अब आपको पता होगा कि हम जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लाते हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद, अर्थात दर्पण से परावर्तन के बाद, वो फोकस से होकर परावर्तित होती है। तो ये आपतित किरण आई और फिर ये जो दर्पण से परावर्तित होकर जाएगी तो ये किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको डॉटेड करके भी मिला लेंगे इस तरीके से। ओके, देखिए ये मैंने परावर्तित करके ये किरण गई, और फिर इसका जो आभासी होगा वो मैंने इस तरीके से फोकस पर मिला ली। तो ये हमारी हुई आपतित किरण, और फिर दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित किरण। अब एक किरण हमें और लेना पड़ेगा, वो किरण हम लेती हूँ वक्रता केंद्र की दिशा में। तो आपको पता होगा कि वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण आती है वह उसी पथ पर लौट जाती है। तो देखिए मैं एक और किरण यहाँ पे ले रही हूँ वक्रता केंद्र की दिशा में। ओके, देखिए इस तरीके से, और फिर यहाँ तक तो आई, यहाँ तक, और फिर इसके बाद ये चली जाएगी आभासी में। क्यों चली जाएगी आभासी में? क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए मैंने इसको लिया कहाँ से? वक्रता केंद्र अर्थात C। अब देखिए मैंने यहाँ पे वक्रता केंद्र की दिशा में ये किरण लाई थी, और आपको पता होगा कि ये जो किरण आई है फिर ये उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये किरण आई और फिर परावर्तित होकर फिर ये चली गई। तब ये जो दोनों किरण जो परावर्तित होकर आई है जिसका आभासी यहाँ पे मिला है, देखिए ये किरण मैंने ली तो ये आपतित, ये दर्पण से टकराने के बाद ये किरण क्या हो गई? परावर्तित हो गई।
अब देखिए यहाँ पे मैंने वस्तु रखी थी ध्रुव तथा अनंत के बीच में। देखिए ध्रुव तथा अनंत के बीच में मैंने वस्तु रखी और फिर इस वस्तु का नाम मैंने रखी ए और बी, और फिर इसका जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना, तो इस प्रतिबिंब का नाम है ए डैश और बी डैश। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात ध्रुव तथा एफ के बीच बनता है। देखिए हमने यहाँ पे वस्तु रखी जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, अर्थात जिस भाग से पॉलिश की गई थी जहाँ पे, उसी भाग की ओर हमारा प्रतिबिंब बना। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है और ध्रुव तथा एफ के बीच बना है। ये रही ध्रुव और ये रही फोकस अर्थात एफ, तो इस दोनों के बीच में हमारा प्रतिबिंब बना है। अब देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब अगर नीचे की ओर बनता है, ये प्रतिबिंब, ये हमारी प्रधान अक्ष है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये देखिए ये वाली जो है, अगर प्रतिबिंब इसे नीचे की ओर बनता तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक रहता, लेकिन प्रतिबिंब हमारे ऊपर की ओर, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर हमारा प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। और जब भी प्रतिबिंब ऊपर की ओर बना है तो दर्पण के पीछे बना है तो प्रतिबिंब सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, अर्थात यहाँ पे देखिए मैंने ए डैश और बी डैश, ए और बी यहाँ पे मैंने वस्तु रखी जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बना है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना। ये ए और बी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बना है, तो वस्तु बड़ी है और वस्तु की अपेक्षा ये जो प्रतिबिंब है वो क्या है, छोटी है। तो ये जो हमारी थी अब उत्तल दर्पण का, ये था फर्स्ट कंडीशन, और उत्तल दर्पण का आप देखेंगे हम सेकेंड कंडीशन। तो देखिए उत्तल दर्पण का सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित हो। पहले मैंने देखी थी ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, लेकिन अभी क्या है कि वस्तु हमारी अनंत पर स्थित है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने एक अवतल दर्पण बना ली, और फिर अवतल दर्पण में आपको पता है कि यहाँ पे P है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और फिर यहाँ पे जितना ही दूरी P से F तक हम लेते हैं उतना ही दूरी F से वक्रता केंद्र तक भी रहती है। अब देखिए ये हो गई P, ये हो गई F और ये हो गई C, और ये बन गई हमारी एक उत्तल दर्पण। अब हमें जो वस्तु रखना है वह वस्तु कहाँ पे है, वस्तु अनंत पे है, तो इधर है अनंत, तो इधरे से हमारी क्या होगी, रेखाएं इधरे से आएगी, अनंत से होती हुई हमारी रेखाएं आएगी। तो दो हम आपतित किरण हमें दो लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये है फर्स्ट आपतित किरण और ये है सेकेंड आपतित किरण। तो देखिए ये जो हमारी फर्स्ट किरण है आपतित किरण, ये अनंत से होते हुए आई है, तो ये किरण इस तरीके से आई है और फिर यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद फिर ये किरण वापस लौट गई है। ये दर्पण के सेकंड नियम से, जो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है, ये दर्पण के ही नियम का यहाँ पे पालन करती है। तो ये आपतित किरण आई, लेकिन इस आपतित किरण का जो आभासी होगा वो कहाँ पे आएगा, देखिए इस आपतित किरण का ये दर्पण से परावर्तित होकर ये लौटी है, तो इसका आभासी कहाँ पे गया है, एफ पे गया है। उसके बाद फिर मैंने एक और आपतित किरण लाई, वो भी अनंत से। क्यों, क्योंकि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पे है, अनंत पे है। तो फिर मैंने एक आपतित किरण लाई हूँ, किसके दिशा में वो आपतित किरण आई है, वक्रता केंद्र के दिशा में आई है। तो फिर वो किरण आई और फिर दर्पण से टकराने के बाद वो चली गई। तो देखिए ये दोनों प्रतिबिंब का जो आभासी है वो कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है। जो परावर्तित होकर गई है इस दर्पण का, वो आभासी यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना। अब देखिए वस्तु हमारी अनंत पर है, तो जो वस्तु अनंत पर रहती है वो प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, वो वस्तु प्रतिबिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा होगा, वस्तु बहुत ही बड़ा होगा। तो देखिए इस डायग्राम से जो हमारी फर्स्ट पॉइंट होती है वो क्या होती है कि प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनता है। तब देखिए ये दोनों किरण जहाँ पे यहाँ पे बिंदु पर ये दोनों क्रॉस की है, अर्थात ये दोनों बिंदु जहाँ पे कटी है वो बिंदु क्या है, हमारी एफ है। तो अर्थात एफ पर हमारी ये किरण कटी है, तो जो प्रतिबिंब है वो एफ पर बनता है, अर्थात देखिए यहाँ पे फोकस पर बनता है। सेकंड है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। तो देखिए दर्पण के पीछे बना, तो जब ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना तो वो प्रतिबिंब होती है आभासी और वो प्रतिबिंब होती है सीधा।
उसके बाद देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। जब ये वस्तु अनंत पर है तो उसका वस्तु बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण में मैंने 6 कंडीशन पढ़ी थी, लेकिन उत्तल दर्पण में हमारी 2 ही कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ध्रुव तथा अनंत के बीच होती है और सेकंड अनंत पर होती है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा ही बनते। देखिए मैंने 2 कंडीशन यहाँ पे बनाई जिसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा ही बना और वस्तु से छोटा ही बना। उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। तो ये थी मेरी उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। दर्पण अब हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी क्या है नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग बतावे। तो अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग है, अर्थात अवतल दर्पण के निम्नलिखित प्रमुख उपयोग है, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका डायग्राम, देखिए ये है एक अवतल दर्पण और इसी अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, अर्थात जितना वस्तु है उससे बड़ा आकार के प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। मैंने 6 कंडीशन में 5 कंडीशन देखी थी जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता था, लेकिन एक कंडीशन था जिसमें हम प्रतिबिंब को P तथा F के बीच रखी थी, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी थी प्रतिबिंब। तो वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था और प्रतिबिंब आभासी था, सीधा था और बड़ा था। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु के से बड़ा, ये वस्तु से बड़ा छोटा ये वस्तु के आकार पर निर्भर करता है कि वस्तु कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसका प्रतिबिंब का आकार बनता है। तो पहला पॉइंट क्या था कि अवतल दर्पण में जो हजामती दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसीलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो जो अवतल दर्पण होती है, हजामती दर्पण के रूप में जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वो बड़ी वक्रता त्रिज्या वाली अवतल दर्पण होती है। ओके, तो आई होप कि ये जो फर्स्ट कंडीशन था, इसका फर्स्ट पॉइंट, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसका जो सेकेंड है वो क्या है कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। अर्थात परावर्तक मीन्स किसी पर वो वस्तु की लाइट जो है वो किसी पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फोकस की लाइट पड़ी, अर्थात किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश यहाँ पे पड़ी और फिर इसके परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुँची, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट जो अगली लाइट होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हेडलाइट। तो इसमें क्या किया जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो ये थी हमारी सेकेंड पॉइंट। अब देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दांत को बड़े आकार में दिखाया गया है एक अवतल दर्पण के द्वारा। अब देखिए एक और यहाँ पे डायग्राम है जिसमें डॉक्टर एक रोगी को देख रहा है एक अवतल दर्पण अपने हेड अर्थात सिर पर एक अवतल दर्पण की पट्टी बांधकर और देख रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो अवतल दर्पण होते हैं वो प्रकाश की किरण के एक जगह पर एकत्रित करती है, अर्थात जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे वो जो किरण होती है उसको एक जगह एकत्रित करने का काम करती है। इसीलिए जो रोगी के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, अब देखिए इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि सूर्य सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को थर्मल रेडिएशन को बड़े बड़े अवतल दर्पण द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। जैसा कि आपको थर्ड पॉइंट में ही बताया गया है कि अवतल दर्पण जो प्रकाश की किरण होती है उसको एक जगह पर केंद्रित करने का कार्य करती है। तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि जो सौर भट्टी होती है उसमें सूर्य के प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है। तो उस ऊष्मीय ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पण द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। तो ये थी हमारी अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तब यही क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। यहाँ पे देखिए
अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो देखिए, इसका डिफिनेशन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसीलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात जो वस्तु निकट रहती है उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है और जो वस्तु है उससे बड़ा होता है और आभासी प्रतिबिंब तो बनता ही है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये थी हमारी अवतल दर्पण का उपयोग। तो यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि उत्तल दर्पण का निम्नलिखित प्रमुख यहाँ पे उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में अर्थात यहीं से पता चल गया होगा कि पीछे देखने के लिए, साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए आईने के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जितना वस्तु होता है उससे बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि हमने अभी उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब भी देखे थे जिसमें हमारा वस्तु बहुत ही बड़ा था, उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा था। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे स्कूटर है, मोटर कार है, बस है इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए किया जाता है ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसका प्रतिबिंब ये छोटा बनाता है ताकि उस गाड़ी को जाने के लिए ये साइड दे। ओके, तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग ये जो साइड मिरर के रूप में बड़ी बड़ी गाड़ियों में, स्कूटर में, मोटर कार में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो प्रतिबिंब होते हैं उत्तल दर्पण में, जो प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब सीधा होते हैं और बहुत छोटा होते हैं वस्तु की अपेक्षा। तो ये थी हमारी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। जब भी किसी में अंतर करने का, तुलना करने की बात आई तो देखिए यहाँ पे अगर दो वस्तु का हम तुलना कर रहे हैं तो फर्स्ट में देंगे जो वस्तु है वो, और फिर बीच में इस तरीके से हम लकीर खींच देंगे और फिर इधर सेकेंड वस्तु रहेगी वो दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्या है कि अवतल दर्पण है और सेकेंड क्या है कि उत्तल दर्पण है। दोनों में कंपेयर करना है, कंपेयर मीन्स तुलना करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दी अवतल दर्पण और यहाँ पे मैंने लिख दी उत्तल दर्पण। अब देखिए ये दोनों में हम पॉइंट करके भी यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण का वो क्या है कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धसी होती है। अर्थात जो अवतल दर्पण होते हैं उसमें परावर्तक सतह, देखिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे अवतल दर्पण बनाई है जिसका ये हुई परावर्तक सतह और ये परावर्तक सतह हुई रिफ्लेक्टिव, जिसे हम रिफ्लेक्टिव सरफेस भी बोलते हैं। तो ये हुई इसकी परावर्तक सतह जो कि चमकीली है और जो कि उठा हुआ जो भाग है वो क्या है, यहाँ पे पॉलिश की गई है। और सेकेंड जस्ट इसका ये विपरीत है। क्या है विपरीत? देखिए इसका जस्ट इन्वर्टेड है, उल्टा है कि उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह जो परावर्तक सतह होती है वो उभरी हुई होती है। अर्थात ये है उत्तल दर्पण जिसका ये हुई परावर्तक सतह जो कि चमकीला होती है, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है फिर ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ये फिर ये लौट जाती है। तो ये होती है चमकीली सतह जो परावर्तक सतह होती है। और जो यहाँ पे देखिए अंदर वाली जो भाग है वो भाग में पॉलिश किया गया है। तो यही पहला डिफरेंट है कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह चमकीली होती है और जो उठा हुआ भाग है वो क्या होती है, रंजित होती है, पॉलिश किया गया होता है। और उत्तल दर्पण में जो उठा हुआ भाग है वो परावर्तक सतह होती है और जो अंदर की भाग है वो पॉलिश किया गया रहता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे। अब देखिए इसका जो सेकेंड है वो क्या है कि अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी, काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, बराबर प्रतिबिंब भी बनते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु पर निर्भर करता है कि वस्तु कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से उसका प्रतिबिंब भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में ये नहीं होता है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। देखिए मैंने डायग्राम भी बताई थी उत्तल दर्पण में जिसमें हमारा प्रतिबिंब छोटा और हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा, छोटा तथा बराबर प्रतिबिंब बनता है। बराबर जो प्रतिबिंब होता है वो कब बनता है? बराबर प्रतिबिंब जब हम वस्तु को
F तथा C के बीच रखते हैं तो जब हम प्रतिबिंब को C पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो देखिए अवतल दर्पण में वस्तु के कंडीशन पर निर्भर करता है कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमारा सेकंड क्या था कि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, और फिर थर्ड क्या है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात प्रतिबिंब की साइज क्या है, प्रतिबिंब की आकार क्या है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु के आकार पर निर्भर करती है, और इसका जस्ट ये इन्वर्टेड है, उल्टा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये थे हमारे अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और काल्पनिक होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है। अब कौन कौन से अंतर है, फर्स्ट में मैंने दे दी वास्तविक प्रतिबिंब और सेकंड में मैंने दे दी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है वास्तविक प्रतिबिंब का, कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मीन्स हुआ कि जो प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब वो क्या होते हैं, वास्तव में मिलता हुआ प्रतीत होता है। आपको मैंने पीछे बताई थी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम सीधी लाइन से प्रतीत करते हैं, अर्थात जो सीधी लाइन खींचते हैं उससे प्रतीत करते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं उसे हम टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखिए मैंने देख ली कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था कि जो प्रतिबिंब होते हैं वास्तव में वो प्रतिबिंब वास्तव में जहाँ मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ पे वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन जस्ट इसका इन्वर्टेड है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में। तो इसमें देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देखिए जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जैसा कि देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्या होती है कि आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात टूटी हुई रेखा से यहाँ पे दर्शाया गया है। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से हम लोग दर्शाते हैं। तो ये क्लियर हो गई वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में फर्स्ट अंतर। अब देखिए इसका जो सेकंड है वो क्या है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक मोमबत्ती है जिसके इधर इस साइड से लेफ्ट साइड से एक मोमबत्ती है और राइट साइड में इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है, जिसका यहाँ पे छोटी सी लौ बनती है मोमबत्ती की, ये क्या है उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो जब ये प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो वो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा। अब देखिए जस्ट इसका ये था सेकेंड पॉइंट, और फिर देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसे पर्दे पर प्राप्त, यहाँ पे देखिए ये क्या है प्राप्त, पर इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को देखिए हम कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं, उसे हम वास्तव में प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका थर्ड पॉइंट है कि यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब है, इमेजिनरी इमेज है, ये क्या बनाता है, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये थे हमारे वास्तविक तथा
काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चिन्ह परिपाठी के साथ, जो कि चिन्ह परिपाठी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे अगले वाला वीडियो, जो आने वाला वीडियो है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।